जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच एक ज़बरदस्त से सेशन लूसेंट सीरीज को चालू रखने के लिए, क्योंकि लूसेंट सीरीज आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि लूसेंट सीरीज को जो है कि चालू कीजिए और बहुत बार इसको ख़त्म कीजिए। तो हम लोग रेगुलर नहीं रह पा रहे थे, कारण यही तक कुछ पेपर वगैरह हो गया था उसमें जो है कि हम लोग उसमें प्रोसेस में थे मेडिकल वगैरह में, तो इसीलिए हम लोग जो है कि ज़्यादा समय इधर नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए आप लोग के बीच हम लोग जो है कि एक लूसेंट सीरीज लेकर डेली आएंगे। तो आप लोग जैसा कि टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद आपको यूट्यूब पे भी आपको मिल गया होगा, स्टेटस पे भी मिल गया होगा कि हम लोग लूसेंट सीरीज को टॉपिक वाइज ख़त्म करेंगे। टॉपिक वाइज अभी तक क्या होता था कि कोई सा बुक से हम कहीं से भी क्वेश्चन जो है कि आप लोग से पूछते थे, लेकिन अब आगे बिहार एसएससी का सबसे पहले एग्जाम होना है। सबसे पहले बिहार एसएससी का होना है, फिर आपका एनटीपीसी का वगैरह फॉर्म भी डला रहा है, फिर आपका जो है कि आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, फिर बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है, फिर बिहार सीजीएल यानी सचिवालय लेवल का भी वैकेंसी आ रहा है। तो उसके लिए जो यह बुक है लूसेंट, यह बहुत ही रामबाण साबित होगा आप लोग के लिए। और लूसेंट को लगभग हम लोग दो पेज करके या तीन पेज करके जो जिसमें कि आपका लगभग 2 टॉपिक आ जाए। जैसे आज हम लोग जो टॉपिक दिए थे वह हिस्ट्री से शुरू किए हैं, शुरू से ही किए हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग आज जो है कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत का लगभग 2 पेज हम लोग आज कवर करेंगे। और आप लोग को बता दें, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा मेरे साथ तो आपको लूसेंट पे अच्छी से पकड़ मिल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है अगर लूसेंट एक ऐसा बुक पे आप कमेंट कर लेते हैं तो आप वनडे लेवल का एग्जाम सब निकाल सकते हैं। भले आदमी बोलने का, बड़े बड़े टीचर बोलने का बोल देते हैं कि लूसेंट से कुछ नहीं होता है, लेकिन लूसेंट एक ऐसा बुक है, अगर आप उस पर 100% कमांड कर लेते हैं, पहला बात तो 100% कोई कर नहीं सकता है, लेकिन अगर आप 100% करने का कोशिश करते हैं तो आप बीपीएससी प्रीलिम्स, दरोगा फाइनल, सचिवालय फाइनल कोई नहीं रोक सकता है, एनटीपीसी कोई नहीं रोक सकता है। जीके जीएस का अगर हम बात करें तो, और बाद में जो एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह रहेगा हम लोग वो भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा जो मुख्य टारगेट रहेगा वो लूसेंट का रहेगा, ठीक है। और इसको कैसे खत्म करवाएंगे एक बार आपको हम रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहली बार रात के 10 बजे हम लोग टेलीग्राम चैनल, 2 टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, एक है कौशल जीके जीएस स्टडी ग्रुप और एक है कौशल जीके जीएस क्लासेस। तो दोनों जगह पे आपको सिलेबस रात में 10 बजे मिल जाएगा। आप लोग उसको दिन भर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, एक बार 2 बार जब भी समय मिले आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स भी 10-20 क्वेश्चन दे दिया करेंगे, ठीक है। उसको आप पढ़ के फिर शाम में जो है कि आपको 8 बजे शाम तक आपको जो है कि वीडियो अपलोड हो जाएगा। आधा घंटा का वीडियो रहने वाला है, डेली 8 सवा 8 बजते अपलोड हो जाएगा। और आप तुरंत देखने का प्रयास कीजिएगा, उस वीडियो को तुरंत देख के रात में जो है कि उसी टॉपिक से जो मुख्य प्रश्न रहेगा उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में जो है कि उसको लगभग 50 प्रश्न डेली हम लोग करते हैं, खुद हम सेट करते हैं। उसी टॉपिक से 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप लोग कॉपी में एक नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा आपका कितना अच्छा पकड़ हो जाएगा, ठीक है। आप मान लीजिए जहां भी आप सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का, अगर आपको महीना दिन के अंदर अगर आपको नंबर में इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिला तो फिर आप बोलिएगा। जहां भी आप सेट लगाते हैं आपका दबदबा वहां पर रहेगा। आप लूसेंट पे अच्छा पकड़ बनाइए। लूसेंट एक बहुत शानदार बुक है, भले आदमी बोलने का बोल दे लूसेंट कुछ नहीं है, लेकिन लूसेंट एक ऐसा छोटा ऐसा बुक है जो अच्छा एग्जाम में जो है कि आपको पास करवा देगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वोट। आज का मोटिवेशनल क्वोट है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही उभरता है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य के तरह अगर आपको जो है कि चमकना है तो सूर्य के तरह आपको जलना भी पड़ेगा। तो इसीलिए आगे बहुत सारा वैकेंसी पड़ा हुआ है। एनटीपीसी में ऐसा सब वैकेंसी है, इस बार पोस्ट है जो कि आपको लाख रुपया महीना भी जो है पेमेंट आएगा। आप गुड्स गार्ड बन जाइए, आप जो है कि चीफ कॉमर्शियल सुपरवाइजर जो है वो बन जाइए। देखिए क्या रुतबा है उसमें, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
आप लोग को बता दें, आप लोग के लिए हम क्या कहते हैं, यूट्यूब पर अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे लूसेंट सीरीज का। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का रहेगा। आप लोग इसे रेगुलर रूप से फॉलो कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि अब जो है कि लगातार आपका क्लास चलेगा। आधा घंटा का एक क्लास रहेगा, लूसेंट पक्का ही रहेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाला है। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। बताइएगा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल बताना है, सबसे पहले किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया? आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे, प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वहीं आपका आधुनिक इतिहास या फिर आधुनिक भारत बोलते होंगे। तो इतिहास को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 3 भाग में। 3 भाग में से याद रखिएगा इसको बांटने का काम किसने किया था? तो याद रखिएगा क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस का संबंध पूछेगा किस देश से? तो बताइएगा जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। क्रिस्टोफ सेलियरस ने 3 भागों में बांटने का काम किया और 3 भागों में बांटा। जो इनका संबंध कहाँ से था? याद रखिएगा जर्मनी से। कहाँ से था? जर्मनी से। और याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और बर्लिन किस नदी के किनारे है? इस्परी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इस्परी नदी के किनारे है जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन, वह इस्परी नदी के किनारे है। बहुत अच्छा सवाल है, BRSSC में अक्सर राजधानी या फिर आपका मुद्रा वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। क्या है? वेद है। और वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में पहला कौन है? ऋग्वेद है। पहला कौन है? ऋग्वेद। और अंतिम जो चौथा नंबर का है वह अथर्ववेद है, यानी सबसे नया वेद या सबसे नवीन वेद या सबसे बाद का वेद। तो बोलिएगा अथर्ववेद। और सबसे पहले कौन हो गया? ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद। और सबसे पुराना वेद पूछेगा तो मारिएगा ऋग्वेद। क्या मारिएगा? ऋग्वेद। और वेद की संख्या 4। 4 में से याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। समझ में आ गया? और चारों का यहीं पर बता देते हैं कि चारों के पाठकर्ता को क्या क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। वहीं आपका यजुर्वेद के पाठकर्ता, जब आप यजुर्वेद लिखिएगा तो आपको जुगाड़ देते हैं। यजुर्वेद लिखिएगा तो जो के ऊपर में रेप लिखते हैं और इसका जो पाठकर्ता आता है उसके नाम के ऊपर में भी रेप आता है। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु, इससे पहले ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री, वहीं सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? या उद्गाता भी कहते हैं, या उद्गाता भी कहते हैं। और आपका जो सबसे लास्ट हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा, क्योंकि अथर्ववेद की रचना ब्रह्मा ऋषि ने किया है। किसने किया है? ब्रह्मा ऋषि ने किया है। तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन सा वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? तो याद रखिएगा जो पहला वेद ऋग्वेद है वह आपका वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है या फिर वेद वसुधैव कुटुंबकम। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, वेद जो है वह किस प्रकार का उपदेश देता है? तो वसुधैव कुटुंबकम। किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम। और वेद का रचना किसने किया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेद का रचना किया है। और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को बार बार अथर्ववेद यानी अथर्वा ऋषि ने यानी ब्रह्मा ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता या उदात्री कहते हैं। और रेप वाला यजुर्वेद अथर्वयु, यजुर्वेद अथर्वयु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जब हम 4 वेद को मिला के जब एक सामूहिक रूप से बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? जब चारों वेद को मिला देंगे, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को जब चारों को मिला देंगे तब हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा इसको संहिता कहते हैं। यानी चारों वेद के सम्मिलित रूप को, स्व से सम्मिलित, स्व से संहिता, चारों वेद के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता। बस अभी आप याद रखिएगा, रात में जो टेस्ट होगा आप बस ध्यान से मारिएगा, आपका नंबर अधिक से अधिक आएगा। और जहां भी आप सेट लगाने जाते होंगे BRSSC या NTPC का, आपका इंक्रीज होना नंबर चालू हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
किस वेद में यूनेस्को के रूप में संकलन मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का संकलन जो है वह यूनेस्को में भी है। आपको पता है सबसे फेमस वेद जो है वह ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद बहुत प्रचलित है हमारे प्राचीन इतिहास में, तो इसीलिए उसका उल्लेख यूनेस्को सूची में भी है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं एक झारखंड एसएससी में भी क्वेश्चन आया था, एक दिन हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन दिए थे कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो उसमें से कालबेलिया भी था, छऊ लोक नृत्य भी था। तो ये सब देख रहे हैं, क्वेश्चन टच होता है। अगर बात करते हैं हम झारखंड जीके का, हटा दे क्योंकि झारखंड जीके हम लोग के सिलेबस का नहीं है, ठीक है। वो स्पेशल अगर हम उस पर काम करते तो फिर अच्छा क्वेश्चन जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीके जीएस का, तो आप मिला लीजिएगा जो शुरू से हमको फॉलो कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन अगर अधिक से अधिक टच नहीं हुआ होगा तो फिर आप बोलिएगा, अगर शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो। ऐसा नहीं कि 2 क्लास देख लिए एक भी क्वेश्चन नहीं आती है, बाउदरी वाली बात नहीं होती है, ठीक है। आपको जो है कि उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, आपको जो है कि पसीना चुआना पड़ता है कि किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा जीके जीएस का क्वेश्चन जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं हमको, अगर वो अधिक से अधिक क्वेश्चन नहीं करके आइएगा एग्जाम में तो फिर बताइएगा। और बात करते हैं बिहार एसएससी का, बहुत सारे छात्र आज कमेंट भी कर रहे थे कि सर बिहार एसएससी में कितना क्वेश्चन लूसेंट से आएगा। तो आपको बता दे, लूसेंट तो हम एक माध्यम रखे हैं, बहुत अच्छा बुक है, लेकिन जितना भी आपको हम क्वेश्चन यहाँ से बताएंगे, बस इस पे अगर आप कमांड रखते हैं पूरी तरीका से, तो आपको गारंटी के साथ 75 जीके जीएस में 55 से 60 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। और जीके जीएस में 55 से 60 75 में बहुत होता है, ठीक है। बस आप कीजिए, ठीक है, बस आप कीजिए, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, आप बस मेरे साथ रहिए, देखिएगा क्वेश्चन कितना टच होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी मंत्र, ऋचाएं यानी मंत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में किसके राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको पता है आर्य का नाम सुने होंगे। आर्य जो थे वो मध्य भारत में रहते थे और मध्य भारत में आर्यों का जो निवास स्थान मध्य भारत में हुआ करता था, यह बताने वाला व्यक्ति कौन था? मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर। आर्यों का निवास स्थान मध्य भारत था, आर्यों का निवास स्थान मध्य भारत था, इसको बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैक्स मूलर था। कौन था? मैक्स मूलर था, याद रखिएगा। और आर्य जो सबसे पहले भारत में आके बसे वो याद रखिएगा पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे आर्य सबसे पहले भारत में आकर। और आर्यों के बारे में जानकारी या उसके इतिहास के बारे में जानकारी हमको ऋग्वेद दिलाता है। कौन दिलाता है? ऋग्वेद दिलाता है। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है? तो गायत्री मंत्र का रचना जो किए हैं वो विश्वामित्र ने किए हैं। किसने किए हैं? विश्वामित्र। जब विश्वामित्र का नाम आया मेरे माइंड में, तो भारत के अंदर में एक शहर है बड़ौदा, जो कि पहले उसको बड़ौदा कहते थे, जहां पर नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र गुजरात के अंदर में था और उसका वहां से भी खड़े होते थे और आपका बनारस से भी खड़े होते थे। तो वो जो है कि बड़ौदा वाला सीट छोड़ देते थे, क्योंकि एक ही लोकसभा से आदमी जो है कि वो सांसद रह सकता है, भले खड़ा हो सकता है अधिकतम 2 जगह से। आपको ये भी क्वेश्चन हम करवाए हैं कि लोकसभा सदस्य अगर कोई सांसद के रूप में खड़ा हो रहा है तो अधिकतम 2 जगह से खड़ा हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसको 1 जगह का सीट छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो बड़ौदा शहर जो है वह विश्वामित्र नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? विश्वामित्र नदी के किनारे। और विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लिखित गायत्री मंत्र की रचना किया है। और गायत्री मंत्र जो है वह सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, याद रखिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा गायत्री में 3 अक्षर है, इसीलिए 3रा मंडल, याद रखिएगा। गायत्री में 3 अक्षर है, इसीलिए 3रा मंडल में। सीधा क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखित है? तो ये गायत्री यानी 3, गायत्री यानी 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? देवता सोम का उल्लेख आपको पता है, जब आप 9 क्लास में जाते होंगे तो आप लोग सोमवार से शनिवार तक क्लास करते होंगे। भले आप मिडिल स्कूल या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते होंगे तो आप लोग छुट्टी जब मन होता था तब छुट्टी मार देते होंगे, लेकिन मंडे टू सैटरडे जो क्लास करते होंगे आप लोग 9th क्लास में, क्योंकि वो हायर लेवल हाई स्कूल का क्लास हो गया। तो याद रखिएगा 9 में
सोमवार, 9 में सोम, 9 में सोम, यानी देवता सोम का उल्लेख जो है वह 9 में। दोनों जुगाड़ हो गया, दोनों बच्चा बहुत कन्फ्यूज करता है। गायत्री मंत्र, अच्छा गायत्री यानी 3 अक्षर है, यानी तीसरे मंडल में, और हमको 9वां क्लास में पढ़ना है कौन दिन से? तो सोमवार से। 9वां क्लास में पढ़ना है कौन दिन से? तो सोमवार से। आज के बाद आप भूलिएगा नहीं, यह मेरा गारंटी है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि देवता सोम जो थे ऋग्वेद में, वो किससे संबंध रखते थे? तो देवता सोम को वनस्पति के देवता के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वनस्पति के देवता के नाम से देवता सोम को जानते हैं। उसी तरह से आंधी तूफान के देवता मरुत को भी जानते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं था लेकिन याद आया तो आपको हम बताते हैं। आंधी तूफान का देवता मरुत हो गया। वहीं आपका जो है कि अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि विपत्ति को हारने वाला देवता, तो अश्विन। विपत्ति को हारने वाला देवता अश्विन, क्योंकि आपको बताएं कि रविचंद्रन अश्विन जो है अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे। तो रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया है, विपत्ति जब आता है क्रिकेट टीम में भारतीय खिलाड़ी पर, तो वो उसको विकेट गिरा के जो है कि विपत्ति को हार देते हैं। यानी अश्विन जो है विपत्तियों के हारने वाले देवता है, ठीक है। वहीं वर्षा के देवता इंद्र वगैरह आप लोग याद करते होंगे। तो उसी में से देवता सोम जो है यह वनस्पति का देवता है। किसका देवता है? वनस्पति का। और सोमवार को क्लास करते हैं हम लोग केम्मा में, तो नम्मा में, केम्मा में नम्मा। और गायत्री मंत्र तीसरा, गायत्री मंत्र तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। वही बात करते हैं कि ऋग्वेद का जब अंतिम मंडल 10वां मंडल देखते हैं, तो अंतिम मंडल 10वें मंडल में हमारे समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है। यानी चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल अंतिम नहीं कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी नागरिक जब कोई बड़ा नेता बनता है तो वह समाज को जो है कि अलग अलग विभाग में बांटने का काम कर देते हैं जाति के आधार पे। जैसा कि हम लोग का बिहार यूपी सब में देखा जाता है कि जातिगत के नाम पर जो है कि वोट लिया जाता है। तो जब अंतिम रूप से जब होने लगता है 10वां मंडल, तो 4 प्रकार का समाज देखने के लिए मिलता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार में से आप लोग को पता है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। ये 4 प्रकार जो देखने के लिए मिलता है हमारा समाज, याद रखिएगा, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें। तो आप लोग एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री, राइट। ऋग्वेद के 7वें, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख, देवता सोम। और ऋग्वेद के, याद रखिएगा, ऋग्वेद के जो है कि 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है कि कितने प्रकार का समाज है? तो चातुर्वर्ण समाज, यानी 4 प्रकार का समाज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या शब्द किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में अधन्या शब्द जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, गाय से। किससे संबंधित है? गाय से। अधन्या शब्द गाय। अधन्या का मतलब होता है न मारा जा सकने वाला जानवर या पशु। तो याद रखिएगा, गाय को नहीं मारा जाता था ऋग्वेद में। गाय का जिंदगी जो था वह एक आम मनुष्य के जिंदगी से कहीं 100 गुना ज़्यादा जो है कि वह महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद में कहा गया है अगर एक गाय की हत्या करते थे तो आपको जो है कि मृत्यु दंड का भी सजा मिलता था। समझ में आ गया? तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितना कितना ऋचा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ऋग्वेद में इंद्र का मतलब ऊपर में है, और फिर आपका जो ये अग्नि होता है, आगिन जो होता है या अग्नि जो होता है वो धरती पे चलता है। तो ऊपर में जो रहता है उसको ज़्यादा दे देना है और नीचे जो रहता है कम हो जाना है। और नीचे वाला के लिए 200 याद रखिएगा, ऊपर वाला के लिए 50 एक्स्ट्रा दीजिएगा, 250। यानी इंद्र के लिए कितना? 250। यानी दो एगो ऑप्शन रहता है, एगो 200 एगो 250, इसी में बच्चा फंसता है। तो 250 जो दीजिएगा वो आप दे दीजिएगा इंद्र के लिए, और अग्नि के लिए जो दीजिएगा वो 200 दीजिएगा। कितना दीजिएगा? 200 दीजिएगा। कितना दीजिएगा? 200। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस वेद में यज्ञ के नियम एवं कर्मकांड वेद के नाम से भी जानते हैं? तो यजुर्वेद को। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ के समय किया जाने वाला नियम कानून जो होता है, ओम नमः स्वाहा, ये यजुर्वेद में है। किस में है? यजुर्वेद में। तो याद रखिएगा,
किस वेद को कर्मकांड वेद कहते हैं? तो यजुर्वेद को। और किस वेद में यज्ञ के नियम संबंधी प्रावधान है? तो यजुर्वेद में। और किस वेद में बलिदान संबंधी प्रावधान है? बलिदान देने का नियम, जैसे हम लोग देखते होंगे गांव सब में कि बलि पड़ता है जो है कि पाठा पाठी या सबका, तो वो जो बलि के समय जो नियम कानून होता है, जो कि फुल्लाइस रखते हैं ऐसे करके चावल का बना के, फिर मंत्र पढ़ा जाता है, फिर उसको बलि देते समय उससे पहले उस पर जल छिट्टा किया जाता है। ये सब जो नियम कानून जो होता है पंडित जी जो पढ़ाते हैं, यह भी यजुर्वेद में है। किस में है? यजुर्वेद में है, याद रखिएगा। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों वाला है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों वाला वेद है। और यजुर्वेद जो है वह दो भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वेद दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो यजुर्वेद मारिएगा। कर्मकांड वेद भी यजुर्वेद। और यजुर्वेद में देखिएगा रेप लगा हुआ है, यानी ऊपर में ऐसे करके, तो इसके पटकर्ता में भी रेप लग के आएगा, यानी अदरवयु लग के आएगा। राइट, आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद। और सामवेद में स्वाक्यम और साम का जो अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। यानी हम जो मान लीजिए एक गाना गा रहे हैं तो यह गाया जा सकने वाला चीज़ है, तभी तो हम गा रहे हैं। तो उसी तरह से सामवेद जो है वह एकमात्र ऐसा वेद है जो गाए जा सकने वाली वेद है। और सामवेद में साम का अर्थ होता है गाना या गाए जा सकने वाला वेद। समझ में आ गया? याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद मारिएगा। क्या मारिएगा? सामवेद। और सामवेद में साम का अर्थ गान। क्या होता है? गान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? तो अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। और अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है अथर्ववेद, याद रखिएगा। और अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि या फिर ब्रह्मा ने किया है, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और जादू टोना वाला वेद भी कौन सा है? तो अथर्ववेद है। जादू टोना वाला वेद भी कौन है? अथर्ववेद। लेकिन यज्ञ के समय नियम कानून यजुर्वेद। और बलिदान संबंधी नियम भी यजुर्वेद। और गद पद वाला वेद भी यजुर्वेद। गद पद वाला वेद भी यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो दो भाग में बटा हुआ है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कौन सा वेद सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेदी। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में सभा एवं समितियां की प्रजापतियों की दो पुत्रियां कहा गया है, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर पूछेगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद या नया वेद अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वेद को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो 4 वेद हैं, चारों वेद के अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ये सवाल आता है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी जो है वह आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं याद रखिएगा यजुर्वेद, एक ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, RAK रेक। आप लोग लिख भी सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है। अच्छा लड़का कन्फ्यूज कर जाता है इसमें कि कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, हम भी कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन हम जो जुगाड़ से याद रखे हैं वो आपको हम जुगाड़ दे रहे हैं। याद रखिएगा RAK रेक, यानी R से ऋग्वेद पकड़ लीजिएगा। और इसके लिए जो उपवेद आएगा उसका नाम A से रहेगा और K से रहेगा। इसका 2 गो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। ठीक है, तो A से हो जाएगा एगो कुंची, तो A से हो जाएगा ऐत्रेय और K से हो जाएगा कौशितकी। क्या हो जाएगा? कौशितकी। देखिए कितना मजा आ गया। RAK रेक, आराम से हो गया, मेरा जुगाड़ बन गया। फिर दूसरा जो है यजुर्वेद, यजुर्वेद का भी 2 गो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसका भी हम जुगाड़ रखे हैं। तो इसका क्या जुगाड़ रखे हैं? तो याद रखिएगा YTS। जब ऐसे 2-4 बार आप किसी को बताइएगा या 2-4 बार देखिएगा ना, यानी अपने माइंड में जाएगा RAK रेक। अच्छा, ऋग्वेद, A से ऐत्रेय, K से कौशितकी, ये तो कहानी खत्म है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी Y से यजुर्वेद होता है, यानी कि याद हम किए थे YTS
YTS यानी वाई से यजुर्वेद और टी से याद रख लीजिएगा तेत्रय। क्या याद रखिएगा? तेत्रय। टी से तेत्रय और एस से सतपथ। एस से सतपथ। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह किसका उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ है, तो याद रखिएगा वह आपका किसका है, तो YTS यानी यजुर्वेद का। और एक क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि ऋग्वेद के बाद अगर सबसे प्रसिद्ध वाला चीज है तो वह सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वहीं सामवेद, सामवेद यानी कि आपको जुगाड़ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जुगाड़। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? जुगाड़ दे रहे हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर ये पांचों उंगली है मेरा, क्या है? पांचों उंगली। अब अगर हम बोलते हैं कि पांचों उंगली को हम समाहित कर दे, समाहित कर दे यानी कि सामवेद याद रखिएगा। और यह पांचों उंगली का मतलब पंचविश याद रखिएगा। यानी पांचों उंगली को क्या कर रहे हैं, तो पांच प से पंचविश, प से पांचों उंगली, इसको क्या कर रहे हैं? समाहित कर रहे हैं। यानी कि याद रखिएगा सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। क्या नाम है? पंचविश। वहीं अगर बात करते हैं अथर्ववेद तो लास्ट में गोपथ। क्या याद रखिएगा? गोपथ। गोपथ यानी कि याद रखिएगा अथर्ववेद में थो आ रहा है और गोपथ में भी थो आ रहा है। गोपथ में भी क्या आ रहा है? थो आ रहा है। और आपका अथर्ववेद में भी क्या आ रहा है? थो। यानी थो के साथ थो। एक बार आपको रिकॉल करवाते हैं क्योंकि बहुत जुगाड़ चाहिए इसको। तो पहला याद करवाए हैं RA के रेख। RA के रेख आप 3 को याद कर लीजिए, चौथा छोड़ दीजिएगा, अपने ऑप्शन छटा जाएगा। RA के रेख। R से ऋग्वेद, A से ऐत्रेय, K से कौसुतकी। कहानी खत्म। फिर आपको YTS, YTS यानी Y से यजुर्वेद और T से याद रखेगा तेत्रय और S से याद रखेगा क्या? याद रखेगा S से सतपथ। क्या याद रखेगा? सतपथ। दो को कहानी खत्म। और वहीं एगो याद रखेगा अथर्ववेद में थो आ रहा है, गोपथ में भी थो आ रहा है। अब बाद बाकी जो बचेगा वो कौन ले लेगा? सामवेद ले लेगा। सामवेद यानी समाहित यानी पंचविश याद रखेगा। ठीक है, सामवेद पंचविश। सामवेद में 100 आ रहा है, पंचविश में भी 100 आ रहा है। तो वो आप एगो छोड़ भी दीजिए, याद कीजिए, कोई मतलब नहीं। आप आराम से अब जो है कि कॉपी में नोट डाउन करके आगे आप मार सकते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। आप लोग याद करते होंगे जहां पर भी यज्ञ वगैरह होता है वहां पर लिखा रहता है श्री श्री 108 ऐसे करके। इसका मतलब उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो हिंदू धर्म में 108 बहुत फेमस या फिर प्रसिद्ध अंक है। उसी तरह से जब आप जाते होंगे जो है कि इस्लाम धर्म में, तो उसमें देखते होंगे उसमें लिखा रहता है जो है कि 786, सॉरी 786, हाँ 786। तो 786 जो रहता है वह इस्लाम धर्म का है। 786, ठीक है, 786 जो होता है वह इस्लाम धर्म में होता है। और उसमें आप देखते होंगे जो इस्लाम धर्म से संबंध रखते होंगे वो हर एक दुकान में या गाड़ी वगैरह में वो KGN लिख के रखते हैं। KGN कभी इसका आप गौर किए होंगे तो आपको बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है ख्वाजा गरीब नवाज। क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज होता है KGN का फुल फॉर्म, ठीक है। और उसका प्रसिद्ध अंक है 786। क्या होता है? 786, जैसे हम लोग का 108 होता है। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी हो गई? 108। पुराण की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 18। और वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4, महाकाव्य की संख्या 2। महाकाव्य की संख्या 2। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता। किस संहिता? मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष का सबसे बड़ा दोष जो होता है वह जुआ खेलता है, वहीं शराब पीता है तो वो पुरुष बर्बाद हो जाता है। और स्त्री को जो है इन दोनों के बाद तीसरा मुख्य कारण बताया है पुरुष को बर्बाद होने का। तो वो याद रखिएगा कि तीसरा मुख्य कारण महिला को माना गया है। पहला शराब और फिर आपका जुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? अर्धांगिनी का मतलब होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी। तो पुरुष का अर्धांगिनी जो कहा गया है महिला को, वो किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो आपको बताए हैं कि ऋग्वेद के बाद सबसे फेमस जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह सतपथ ब्राह्मण है। कौन है? सतपथ ब्राह्मण। और जब भी आपको सतपथ बोलेंगे तो आपके
माइंड में आना चाहिए नाम YTS का। किसका नाम? YTS का, यानी Y से यजुर्वेद, T से क्या हो गया? तैत्तिरीय, और S से हो गया शतपथ। क्या हो गया? शतपथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जबालोपनिषद। किस में मिलता है? जबालोपनिषद। और इससे पहले आपको बताए थे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में जो है कि अथर्ववेद लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो आपका ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक। आगे बढ़ते हैं। और यह शुंग काल में है। मनुस्मृति किस काल में लिखा गया है? शुंग काल में। और शुंग वंश का स्थापना जो किया है वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नारद स्मृति का संबंध किस युग से है? तो नारद स्मृति का संबंध जो है वह गुप्त युग से है। किस युग से है? गुप्त युग से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। और रामायण में देखिएगा 4 अक्षर है, इसीलिए इसका रचयिता जो है वह वाल्मीकि है। महाभारत में 5 अक्षर है, इसीलिए इसका रचयिता वेदव्यास है। कौन है? वेदव्यास। अच्छा आदमी कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आपको जुगाड़ दे रहे हैं। रामायण में 4 अक्षर, तो याद रखिएगा इसका रचयिता वाल्मीकि है। महाभारत में 5 अक्षर, इसीलिए इसका रचयिता जो है वेदव्यास है। और याद रखिएगा इसमें से जो आपका वाल्मीकि के द्वारा जो रचित आपका जो रामायण है, इसे हम लोग जो आदि काव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आदि काव्य। आप लोग सुनते होंगे नाम आदि पुरुष वाल्मीकि, ऐसे करके आदि पुरुष वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रचित पुस्तक है या ग्रंथ है उसको आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। लेकिन महाकाव्य की संख्या कितनी है? तो 2 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो विष्णु पुराण का संबंध जो है वह मौर्य वंश से है। किस वंश से है? मौर्य वंश से है। आपको जुगाड़ देते हैं, आप जुगाड़ से याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन आता है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से, और आपका वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा गुप्त वंश से। वायु पुराण का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश से। वहीं आप लोग देखते होंगे जब भीड़ भाड़ हो जाता है या फिर जब आप टेस्ट मारने जाते हैं, जब आपका नंबर नहीं आने लगता है तो आप मौ मौ करते हैं। क्या करते हैं? मौ मौ करने लगते हैं। अरे यार कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, नंबर नहीं उठ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम आगे में है। आप क्या करने लगते हैं? मौ मौ, यानी वो यानी मौ से याद रख लीजिएगा मौर्य वंश, और वो से याद रख लीजिएगा विष्णु पुराण। यानी कि मौ यानी मौ यानी मौ से मौर्य वंश, और वो से क्या हो गया? विष्णु पुराण। यानी विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। बस इतना को जुगाड़ रखिए ना, आपका काम ही बन जाएगा। ठीक है। और ये सब जानते हैं कब आपका जुगाड़ काम आएगा? जब आप कंफ्यूज करके, जब एग्जाम हॉल में कलम आपका और माइंड काम नहीं करने लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या मारा यार, हम पढ़े नहीं थे, अच्छा से कंफ्यूज कर गए, पढ़े तो थे लेकिन हम श्योर नहीं है कि क्या होगा। तो उस समय आपका जब माइंड जब इस तरह का चीज़ जब रिकॉल करेगा तो आप 100% मार्क आइएगा, तब रिजल्ट होता है। ठीक है। 100% पे रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि दुख चुक में जो मार के आ गए बस रिजल्ट आपका 1-2 नंबर से गड़बड़ा जाएगा तो आप बाहर चल जाएगा मैदान से। ठीक है। तो मौ से हो गया कौन चीज? मौर्य वंश। हुआ से हो गया विष्णु पुराण। वहीं अगर हम बात करते हैं मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। तो याद रखिएगा ओआक्यामो आम। क्या याद रखिएगा? आम। मैंगीफेरा इंडिका जो कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ओ से याद रखिएगा आंध्र, अब मौ से याद रखिएगा क्या? तो मौ से याद रखिएगा आप लोग मत्स्य पुराण। क्या याद रखिएगा? मत्स्य पुराण। तो आंध्र सातवाहन वंश का संबंध जो है वह मत्स्य पुराण से है। और एक वायु गुप्त ले लेगा अपने, वायु क्या ले लेगा? गुप्त ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस पुस्तक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है? तो जातक नामक पुस्तक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से प्राप्त होता है क्या? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। और कल्पसूत्र का रचना किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है अक्सर एनटीपीसी और बीआरएसएससी में। तो याद रखिएगा
कल्पसूत्र पुस्तक का रचना जो है वह भद्रबाहु ने किए हैं। किसने किया है? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र का रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने किए हैं। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किसने किया है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना किसने किया है? तो कौटिल्य ने भी किया है। उसी का और नाम था विष्णुगुप्त, और उन्हीं का अन्य नाम है क्या? तो याद रखिएगा उसका 3 नाम है, जो है कि आपका अर्थशास्त्र के जो लेखक करता है उनका 3 नाम है। एक है चाणक्य, एक है कौटिल्य, एक है विष्णुगुप्त। ठीक है। और अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध जो है वह मगध राजवंश पे जो राजनीति वगैरह चल रहा था, शासन प्रशासन, उसी से संबंधित है अर्थशास्त्र। याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र जो है वह क्वेश्चन पूछता है, 2 भाग में विभाजित था। एक था अधिकरण और एक था प्रकरण। एक था अधिकरण, एक था प्रकरण। देखिए प्रकरण में 4 अक्षर है, अधिकरण में क्या है? तो अधिकरण में 5 अक्षर है। तो याद रखिएगा छोटा के साथ बड़ा मारिएगा, छोटा के साथ क्या मारिएगा? बड़ा मारिएगा। तो अधिकरण देखिएगा बड़ा है नाम 5 अक्षर का, तो इसके साथ मारिएगा 15, 2 डिजिट आता है, वो 15 आता है, वो 180 आता है। लेकिन सेटिंग किस में किसको करना है ये बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए हम हैं। तो अर्थशास्त्र में एक प्रकरण है 4 अक्षर वाला, एक अधिकरण है 5 अक्षर वाला। तो अधिकरण में याद रखिएगा अधिक वाला नहीं मारिएगा, उसमें छोटा सटा दीजिएगा 15, यानी बड़ा वाला में छोटा। यानी कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। जब 15 अधिकरण हो गया तो छोटा वाला बड़ा लेगा। प्रकरण कितना? तो 180 प्रकरण, 180 प्रकरण। ठीक है। इसके लिए आप लोग जुगाड़ रखिएगा इस तरह से, और याद आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और याद रखिएगा इसका अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा श्याम शास्त्री ने। अर्थशास्त्र पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? तो श्याम शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं। बस और ज्यादा नहीं, 10 सवाल है, उसके बाद 5 पीस करंट अफेयर्स ले लेंगे, फिर सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, बताना है आप लोग को कि अरबों का सिंध विजय वृत्तांत किस पुस्तक में है? चचनामा में। किस पुस्तक में है? चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रास्तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कहलन। रास्तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कहलन। और रास्तरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं यह क्वेश्चन पूछता है। तो रास्तरंगिनी में कुल 8 तरंग हैं। रास्तरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? 8 तरंग। और रास्तरंगिनी पुस्तक का संबंध जो है वह कश्मीर के इतिहास से है। किसके इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से है। और रास्तरंगिनी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का नदी। किसका नदी? राजाओं का नदी। रास्तरंगिनी का मतलब होता है राजाओं का नदी। और रास्तरंगिनी में कुल 8 तरंग होते हैं। और रास्तरंगिनी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। और रास्तरंगिनी के लेखक कहलन है। कौन है? कहलन है। याद रखिएगा। और यही एक ऐसा पुस्तक है जो संस्कृत इतिहास में इतिहास को क्रम बाय क्रम डेट सहित सजाया गया है, पहला पुस्तक। और संस्कृत पर आधारित पहला पुस्तक अष्टाध्यायी है। कौन है? संस्कृत व्याकरण पर पहला पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। और जिसके लेखक कौन है? पाणिनि साहब हैं। कौन है? पाणिनि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन से पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में ही किया गया है। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किस में किया गया है? तो अष्टाध्यायी में ही किया गया। याद रखिएगा। जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। इससे पहले आपको बताए थे कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। ये सब क्वेश्चन बहुत ब्रांड है, जितना तारीफ की जगह उतना कम है इस क्वेश्चन का। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर आपको एग्जाम में जॉब दिला सकता है, 1 नंबर आपको एग्जाम में बाहर करने के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पतंजलि के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है, जिसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। पुस्तक के लेखक पतंजलि है। और पतंजलि ने एक सूत्र का रचना किया था जिसका नाम है योग सूत्र। क्या नाम है? योग सूत्र का रचना किसने किया है? या फिर योग दर्शन के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस का एक पुस्तक बहुत फेमस है, तो हौ से हेरोडोटस, हौ से हिस्टोरिका। हौ से हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स ले लेते हैं 5-7 पीस, उसके बाद जो है कि हम लोग सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा आप लोग कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में भारत के जो लोकपाल हैं वह कौन है? तो याद रखिएगा लोकपाल का आपको जुगाड़ देते हैं। लोकपाल का मतलब होता है किसी देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर ब्रेक करना, भ्रष्टाचार को कम करना या उसको रोकना,
लोकपाल का काम होता है, इसका मतलब जिस देश में लोकपाल अच्छे से काम करेगा वहाँ के आदमी को मन लगेगा। क्या लगेगा? मन लगेगा। तो याद रखिएगा लोकपाल जो वर्तमान में भारत के हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा मानिक राव। कौन है? मानिक राव, अजय मानिक राव खानविलकर। अगर आप मन करके भी याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। और यह याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह, उन्हीं का स्थान लिया है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और पहले वित्त आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? संथानम साहब। कौन थे? संथानम। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पिछले बार का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह अरुण कुमार मिश्रा है। कितने नंबर के? 8वें नंबर के। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया है। कब किया गया? 1993। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के सीईओ, सौ से सीईओ, सौ से सतीश, सौ से सतीश याद रखिएगा, जिन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रेलवे बोर्ड की। और वह हट के अब उसके स्थान पे कौन बनी है? तो याद रखिएगा आपका सतीश कुमार बने हैं। और रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 ईस्वी में रॉबर्टसन समिति के सिफारिश पर लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। और इसका स्थापना 1963 में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। याद रखिएगा। तो चलिए आज के हम इस जबरदस्त से सेशन को यहीं पर जो है कि समाप्त करते हैं। आप लोग जो है कि अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग के लिए हम बेस्ट चीज लाए हुए, इस बार आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और आपको जो भी कमी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके एक कमेंट का जो है कि हम जरूर जवाब देंगे, चाहे जो भी रहे। हम जहां तक हमसे सपोर्ट हो रहा है हम जरूर कर रहे हैं। बस आप लोग लगातार बनकर रहिए। जीके जीएस का जो डर रहता है आप लोग के बीच, वो डर को हम दूर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहां पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।